हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई पॉलिटिकल साइंस के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस बुक में कुल 20 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें बीपीएससी टीआरई, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस इन सभी एग्ज़ाम्स में पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इस बुक में उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग भारतीय संविधान में मौलिक एवं अन्य लोकतांत्रिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद और उसका प्रावधान बेमेल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 26 का किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों का भुगतान करने की आज़ादी, ये गलत दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदायों को दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार दिए गए हैं जिससे उन्हें देश में निष्पक्ष विचारण की सुविधा प्राप्त होना सुनिश्चित होता है? पहला है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित किया जा सकता है। दूसरा है, किसी भी विधि में भूतलक्षी प्रभाव से किसी कृत्य को अवैध नहीं घोषित किया जाएगा। तीसरा है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्धि नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो उस कार्य को करते समय लागू विधि के अधीन अपराध है। विधानमंडल को भूतलक्षी या कार्योत्तर दंडिक विधि बनाने से निषिद्ध किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण व शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन बनाने और सहकारी संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास करने व बस जाने की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा व व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को प्राप्त है। बाकी के अनुच्छेद विदेशी और भारतीयों दोनों को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? इसका सही आंसर है 7। मौलिक रूप से भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। इसमें समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24,
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, सांविधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। अनुच्छेद 32 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हृदय और आत्मा कहकर पुकारा है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन परिस्थितियों में किसी मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 15 साल का बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी कर रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद बिना किसी अपवाद के किसी भी खतरनाक उद्योग या कारखानों या खदानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मूल अधिकार बना दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 86वें संशोधन द्वारा। 86वें संशोधन 2002 के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार भारत में मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क्लोज ए में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सा कथन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार के बारे में सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नागरिकों को यह केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 में 3 मूल शब्द है, प्राण की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नागरिकों को यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में किसी विधि तथा शासन के कार्य को परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु मानक निम्न में से मुख्यतः किसमें पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान के मौलिक अधिकार में। भारत में किसी विधि तथा शासन के कार्य का परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु मानक संविधान के मौलिक अधिकारों में पाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के शासन का प्रयोग किया गया है। विधि के शासन का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कानून का शासन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कानून के समक्ष समानता और कानून के तहत समान सुरक्षा का विचार, जैसा कि डाइसी द्वारा वर्णित है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित है। प्रोफेसर डाइसी विधि के शासन के प्रबल समर्थक रहे हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इस अवधारणा का उल्लेख किया था। इसके अनुसार सभी व्यक्ति, चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सरकारी व्यक्ति हो या गैर सरकारी, एक समान कानूनों से एक ही न्यायालय द्वारा शासित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1928 में मौलिक अधिकारों के बारे में कहा है? यह स्पष्ट है कि हमारा पहला मामला हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में होना चाहिए, जिनकी गारंटी इस तरह से हो जो किसी भी परिस्थिति में उनकी वापसी की अनुमति न दी जा सके। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेहरू समिति। नेहरू समिति ने 1928 में मौलिक अधिकारों के बारे में कहा, यह स्पष्ट है कि हमारा पहला मामला हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में होना चाहिए, जिनकी गारंटी इस तरह से हो किसी भी परिस्थिति में उनकी वापसी की अनुमति न की जा सके। वास्तव में नेहरू समिति में जो मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान थे, वे राष्ट्रमंडल विधेयक में मौलिक अधिकारों की ही पुनरावृत्ति थी। इस रिपोर्ट ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की जरूरत को भी रेखांकित किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भारत में समानता के अधिकार के बारे में सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत में समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। यह अधिकार नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है। यह अधिकार अवैधता को शाश्वत करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ये तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य द्वारा एवं 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान की कौन सी सामान्य विशेषता थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य द्वारा एवं 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान की विशेषताएं इस प्रकार थीं। स्वतंत्रता और समानता के अधिकार की बात की गई। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण पर बल दिया गया। सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर बल दिया गया। ये तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता एक गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता है। भारत में परिवर्तन धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है कि धर्मनिरपेक्षता एक कठोर या स्थिर सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक अवधारणा है जो विविध भारतीय सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक ताने बाने की निरंतर बदलती गतिशीलता को समायोजित करने के लिए विकसित होती है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, समान पारिश्रमिक अधिनियम भारत में निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1976 में। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। यह अधिनियम पुरुष और महिला श्रमिकों को समान प्रकृति के काम के लिए समान वेतन के भुगतान और स्थानांतरण, प्रशिक्षण और पदोन्नति आदि के मामलों में महिला कर्मचारियों के खिलाफ भेदभाव नहीं करने का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार लागू करने वाला विश्व का पहला देश था।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वीडन। सूचना का अधिकार लागू करने वाला विश्व का पहला देश स्वीडन था। स्वीडन ने यह कानून 1766 में ही अपना लिया था। यह कानून प्रेस की स्वतंत्रता स्थापित करता है, जिसमें सरकार, न्यायालयों और संसद के बारे में सामग्री को छापने और प्रसारित करने की स्वतंत्रता शामिल है। स्वीडन के संविधान का हिस्सा बनने वाला यह कानून मानता है कि प्रेस की स्वतंत्रता सूचना तक पहुंच पर निर्भर है और कहता है कि इस उद्देश्य के लिए सभी अभिलेखागारों तक मुफ्त पहुंच की अनुमति दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, निवारक निरोध कानून के तहत किसे गिरफ्तार किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संदेह के आधार पर किसी भी नागरिक को। निवारक निरोध कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को केवल इस संदेह के आधार पर पुलिस हिरासत में रखा जाता है कि वे कोई आपराधिक कार्य कर सकते हैं या समाज को हानि पहुंचा सकते हैं। निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा विचारण एवं दोष सिद्धि के बिना हिरासत में लेना। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पूर्व अपराध के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि उसे निकट भविष्य में अपराध से रोकना है। अगला प्रश्न है, कानून के शासन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डाइसी द्वारा। कानून के शासन का सिद्धांत ब्रिटिश न्यायविद A.V. डाइसी ने दिया। A.V. डाइसी का मत है कि विधि के समक्ष समता का विचार विधि के शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। विधि के समक्ष समता का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। अगला प्रश्न है, सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2002 में। सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम 2002 में पारित किया गया। इसने आगे चलकर वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम का रूप ले लिया। सूचना के अधिकार से संबंधित पहला कानून वर्ष 1766 में स्वीडन द्वारा लागू किया गया था। इसके बाद वर्ष 1966 में अमेरिका ने भी इस संबंध में एक कानून अपना लिया। वर्ष 1990 आते आते सूचना के अधिकार से संबंधित कानून लागू करने वाले देशों की संख्या बढ़कर 13 हो गई। सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है। यह सूचना 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2005 में। 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। 12 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 15 जून 2005 को इसे लागू किया गया। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार भारत में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक मूल अधिकार। सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 क्लोज ए के तहत मौलिक अधिकार है। 1976 में राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में जनता मालिक है और उसे सरकार के कामकाज के बारे में जानने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत के लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक अधिकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। लोकतांत्रिक अधिकार नागरिकों को दी जाने वाली बुनियादी स्वतंत्रताएं हैं। इसमें मतदान करने, अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और जानकारी हासिल करने का अधिकार शामिल है। लोकतांत्रिक अधिकारों से सरकार में व्यक्तिगत भागीदारी व प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। ये अधिकार समानता, न्याय और कानून के शासन को बढ़ावा देते हैं। भारत का संविधान 6 मौलिक
समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, किसी देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का बुनियादी लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। किसी राष्ट्र में लोकतांत्रिक अधिकारों के बुनियादी लक्षण को संवैधानिक गारंटी तथा न्यायिक संरक्षण के रूप में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में मिलता है। संविधान अनुच्छेद 32 के तहत इस बात की गारंटी देता है कि किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा तथा इन प्रावधानों का संरक्षण न्यायपालिका के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार क्यों चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। लोकतंत्र में अधिकार एक गारंटी का काम करते हैं। लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता कुछ वजहों से है, जो है लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, सरकार की ज्यादतियों से सुरक्षा के लिए, प्रत्येक नागरिक को अधिकतम सीमा तक अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अल्पसंख्यकों को समान व्यवहार और बहुसंख्यकों से कोई खतरा नहीं होने की गारंटी देने के लिए, जाति, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना नागरिकों को समान अधिकारों की गारंटी देने के लिए। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति। भारत के संविधान के आरंभ में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे 1976 में कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क्लोज क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क क्लोज ट के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन में मौलिक कर्तव्यों के बारे में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आज्ञा देते हैं, अर्थात यह किसी व्यक्ति या निकाय को उस स्थिति में कर्तव्य पालन का आदेश देता है। न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। अगला प्रश्न है, कालीन के निर्माण के कारखाने में 13 वर्ष के बच्चे को कार्य करने की स्थिति में निम्नलिखित में से किस मूलभूत अधिकार का उल्लंघन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 सभी व्यक्तियों को शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। वही अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखानों, खानों आदि में नियोजन या किसी परिसंकटमय नियोजन के कार्य का प्रतिषेध करता है। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वाधीनता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 25 लोक व्यवस्था
सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध्य रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। संविधान के अनुच्छेद 3 में उपबंधित मूल अधिकारों को लागू कराने की शक्ति अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अनुच्छेद 32 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया और अनुच्छेद 300 क्लोज क के अंतर्गत उसे एक सामान्य कानून बना दिया गया। अगला प्रश्न है, किसी कारखाने या खानों में कार्य करने के लिए न्यूनतम स्वीकार्य आयु क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 वर्ष। संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को और अर्थपूर्ण बनाया गया। अगला प्रश्न है, अवैध ढंग से हिरासत में लिए व्यक्ति को रिहा करने के लिए अदालतों द्वारा जारी की रिट कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अवैध ढंग से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए अदालतों द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध व अधिकार परीक्षा रिटें जारी करते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 के अनुसार कौन किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारतीय भूभाग के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्य। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, शोषण के खिलाफ अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23 और 24 में। शोषण के खिलाफ अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से भाग में मूलभूत अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन वर्तमान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अगला प्रश्न है, भारत के नागरिक कुल कितने मूलभूत अधिकार अनुभव करते हैं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6। मूल संविधान में भारत के नागरिकों को 7 मूलभूत अधिकार प्राप्त थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को इस सूची से निकाल दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण व शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन बनाने और सहकारी संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास करने व बस जाने की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा व व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7। मौलिक रूप से भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। ये हैं समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।